ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा था एटॉमिक रेडियाई और आयनाइजेशन इंथैल्पी भी पढ़ा दी मैंने, पढ़ाई है ना। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बचा था, क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बचा था, बाकी सब मैंने आपको पढ़ा दिया था। ठीक है, चलिए आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बताते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में एक बात लिखी है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पहले बोरॉन से लेकर के एल्यूमिनियम तक घटती है और उसके बाद मार्जिनली बढ़ती है। देख लीजिए मैम, ठीक है। जिसको नहीं आएगा वो तुरंत पूछ लेगा, कैफ नहीं है। मार्जिनली क्या होती है? बढ़ती है। चलिए, कह रहे हैं कि अच्छा क्यों बढ़ेगी? बोरॉन से लेके एल्यूमिनियम तक घटती है क्योंकि बोरॉन क्या है? नॉन मेटल, और नीचे आया तुरंत क्या हो गया? मेटालिक कैरेक्टर आ गया, और उसके बाद वापस से फिर घटने लगा। क्यों? यार थैलियम तो एकदम मेटल है, आयनिक कैरेक्टर शो कर रहा है। ठीक है, तो बोरॉन इज नॉन मेटालिक, एक्सट्रीमली हार्ड, और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। बाकी के इनके जो रिमेनिंग मेंबर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं? सॉफ्ट मेटल की कैटेगरी में आते हैं। कहाँ पे आते हैं? सॉफ्ट मेटल की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, चलिए अब और कुछ बातें समझ लेते हैं। जैसे इनकी डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है? अगर ऊपर से नीचे जाते हैं तो इनकी डेंसिटी क्या होती है? बढ़ती है। क्या होती है? डेंसिटी बढ़ती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। किस पे आते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर इनकी। एक बात और लिखी थी, यहाँ पर लिखो लो मेल्टिंग पॉइंट, लिखा है एक शब्द, दिख रहा है? बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद के जितने भी एलिमेंट हैं सबका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। चलो मैं थोड़ा सा आपको इसका ऑर्डर पढ़ा दूँ। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट में क्या लिखा है? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या लिखा है कि पहले घटता है और फिर बढ़ता है। तो सबसे ज़्यादा होता है आपका बोरॉन, देन एल्यूमिनियम, और फिर गैलियम, फिर इंडियम, और फिर थैलियम। तो क्या हो गया? और अगर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखेंगे तो डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। यहाँ पर तुम देखो तो इसका मतलब क्या है? एल्यूमिनियम का बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है गैलियम से, और इंडियम और थैलियम से, इंडियम से किसका कम है? गैलियम का। ठीक है, किसका कम है? गैलियम का। इसका मतलब ऑर्डर ये हो जाएगा बोरॉन, एल्यूमिनियम, इंडियम, और इसके बाद जो है गैलियम, और इसके बाद थैलियम। बात समझ में आ गई? कंपैरिजन हमेशा किससे होता है बेटा? अड़ोसी पड़ोसी से, इससे और इससे। इसका मतलब गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट इंडियम से तो कम है लेकिन थैलियम से ज़्यादा। कभी आए ऐसा कुछ बन के आए तो हमेशा याद रखना, कंपैरिजन हमेशा तुम्हारे मम्मी पापा किससे कंपेयर करते हैं? हाँ, कोटा के जो है, मान लो कहीं की जो है किसी गांव के किसी दूसरे घर के लोग हैं और तुम यहाँ पे हो, तुम्हारा कंपैरिजन तुम्हारे पड़ोसी से करेंगे कि देखो शर्मा का लड़का क्या हो गया, या कहेंगे वह देखो मारवाड़ी है, वो फला आदमी है, उनका उनका बेटा चांद पे पहुँच गया। किससे करेंगे कंपैरिजन? जिनको जानते हैं उन्हीं से कंपेयर करते हैं। आपके माँ बाप आपका कंपैरिजन किससे करते हैं कि वो देखो शर्मा जी का लड़का है? बहुत होता है तो वो न्यूज़पेपर में निकल आता है। न्यूज़पेपर वाला आप लोग के साथ हुआ होगा, रिक्शे वाले का लड़का बना IAS, हैं? ऑटो वाले का लड़का बना नीट टॉपर। घर वाले आपको ऐसे सबकी नज़र से देख रहे हैं, फिर उसके बाद आपको ये सुनाया जाता है क्या कमी रह गई मेरे में, हैं? सारा चीज़ देखो, इसको कुछ नहीं मिलता तब तो ये कर गया, और तुम लोग जो है खाना भी मिल रहा है, कुछ काम नहीं करना होता है, ये वो। और यही सब बोलने के बाद तुमसे कहते जाओ अच्छा बाजार से धनिया लेके आओ। हाँ, होता है कि नहीं? सारा काम करा लेते हैं फिर कहते हैं कि अरे कुछ नहीं करता, घर में बैठा रहता है। होता है ये? आप लोग क्या होता है कि नहीं ये वाला?
अच्छा, मैं तैयारी जब करता था तो मेरा एक कज़न भी था, उसका नाम शिवम था। और शिवम स्कूल में पढ़ता था और मैं कोचिंग में पढ़ता था। तो मैं अपनी नानी के यहाँ पे, मेरा एक अलग से रूम था, मतलब मैं उसी रूम में बैठता था, छोटा सा रूम था, स्टोर रूम था वहाँ पे। तो मैंने उसको उसके लिए उसमें अपने लिए स्पेस बना लिया था बहुत अच्छा। उस रूम में कोई नहीं रहता था, लेकिन मैंने जब उसको बहुत अच्छा सा बना लिया, उसके सारा सामान इधर उधर अच्छे से अरेंज करके उसके मैं ढंग का अपने लिए जगह बना ली। और मेरा एक कज़िन था, वो 8th या 9th में था, उसको घूमने की बहुत लगी रहती थी, उसको पढ़ने का कम मन करता था। तो मेरे नाना का एक रेस्टोरेंट है, ठीक है पूरा। तो वो जो है मुझे, अब शिवम भी था मैं भी था, मेरे नाना की दुकान खुलती है सुबह 5 बजे। लेकिन नाना ने कभी ज़िंदगी में मुझसे कभी दुकान नहीं खुलवाई। लेकिन शिवम जो है सुबह जाता था, दुकान खोलता था, 6-7 बजे तक रहता भी था दुकान पे। जब नाना या कोई आ जाता था तो वो चला जाता था, फिर आता था, फिर स्कूल चला जाता था। स्कूल से आता था, अपना लंच वंच किया, सब कुछ किया। अगर कहीं कोचिंग पढ़ने जाना है तो गया, नहीं तो दुकान पे, शाम में दुकान पे वो खड़ा होता था। मुझे नाना ने कभी दुकान पे नहीं खड़ा कराया। रीज़न क्या था? जब भी वो हमको देखते थे तो, या हमको जब वो मेरे कमरे में कभी आते थे तो हम पढ़ ही रहे होते थे, क्योंकि नीट की तैयारी करना अपने आप में एक टास्क था। और उसमें जो है फिर मैं हमेशा ही किताब लेकर के, मैं रात में भी बैठ कर के, सबके पूरे घर की लाइट बंद है, मेरे कमरे की लाइट जल रही है, झरोके से दिख रहा है। अब नाना दीदी या नानी कोई निकले तो उन्होंने देखा हम पढ़ रहे हैं। तो अब जब हम पढ़ रहे हैं, हम जो है 4-5, फिर हम सो जाते थे 1-2 बजे के बाद। तो सुबह नाना या नानी मेरे उठाते नहीं थे हमको कि अभी तो सोया है, ठीक है। तो देखो यहीं से होती है बात। उसके बाद क्या हुआ कि और शिवम सारे काम करता था, मतलब सब्जी ले आना हो तो लेते आए, कहीं कोई काम हो गया, कहीं कोई, हमारी एक डेयरी फार्म भी है वहीं पे, तो डेयरी फार्म में भी जाता था। तो लगभग काम करता था, कर देता था जो उस कर सकता था। मतलब उसे कोई काम कहा गया तो वो कर देता था, मदद करने के तौर पर। और जब रिजल्ट की बारी आती थी तो शिवम हो गया फेल। अच्छा, सेम मेरे साथ, मेरा हो गया तो शिवम हो गया फेल। अब यहीं पे बात शुरू होती है कि क्या करता था, घर ही में बैठा रहता था, घूम पढ़ने का मन ही नहीं करता था, कोई काम ही नहीं था इसके पास। इसमें देखो नाना की गलती नहीं है, नानी की भी, कोई किसी की कोई गलती नहीं है। जब तुम एक्स्ट्रा अवेलेबल होगे तो घर वाले तुमको खाली बैठे के रोटी थोड़े खिलाएंगे, कुछ तो करोगे, उनकी मदद तो करोगे। अब तुम टीवी देख रहे हो तो कहेंगे बताओ फालतू बैठा है, चलो जाओ अच्छा कुछ ले ही आओ। आप मेरी बात को समझ, आप लोगों को लग रहा होगा अब घर वाले क्यों कहते हैं ये तो घर में बैठा रहता था। देखो घर में बैठे रहने का मतलब ये होता है कि आप घर में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हो, दो पैसा कमा के नहीं ला रहे हो, या कहीं सम्मान सम्मान नहीं बढ़ा रहे हो। जब कुछ नहीं कर रहे हो तो काम करोगे ही ना। तो ये सब याद रखिए कि आपको अगर ये लगे कि आपके घर वाले बहुत काम करा रहे हैं, अक्सर बच्चे जब काम करते हैं थोड़ा मोड़ा तो उनको लगता है कि घर वाले बड़ा काम कराते हैं। लेकिन मैं सच बताऊं, जब आप खाली होगे तभी काम कराएंगे, आप काम करोगे कभी काम नहीं कराएंगे। आप अपना पढ़ाई करो, जिस काम के लिए वो तुमको भेज रहे हैं, अगर तुम वो काम मन से कर रहे हो। और माँ बाप को हमेशा वो काम दिखना चाहिए। मक्कारी दिखेगी तो तुम पे गुस्सा होंगे और तुमसे काम कराएंगे। एफर्ट दिखेगा तो वो खुद तुमको एक्स्ट्रा स्पेस देंगे। अरे यार चुप रहो, टीवी धीमे करो। मेरी नानी अक्सर टीवी धीमी करा देती थी। अच्छा, हम लोग फ्लैट में रहते थे, बहुत ज़्यादा बड़ा था नहीं। ड्राइंग रूम में टीवी चल रही है, स्टोर रूम तक आ गई आवाज़, मैं बस बाहर निकल के जाता था ना, आवाज़ बहुत आ रही है कमरे में, इतना बोलता था, नानी टीवी धीमे करा देती थी। तो ये चीज़ें कब आई, जब मैं खुद काम करते हुए उनको दिखूंगा तभी तो वो की। ऐसा तो है नहीं कि वो हम मक्कारी कर रहे हो और हम जो है अंदर बैठे सो रहे हो और वो हमारे लिए इतनी सारी चीज़ें करे। तो ये याद रखिएगा, आप अपना काम करिए, मेहनत से काम करिए। एक बात याद रखिए कि आप ही के जैसा कोई बच्चा सेलेक्ट होता है, आप ही के लेवल का, आप ही की एजुकेशन का, आप ही के जैसे स्कूल से निकला हुआ बच्चा ही सेलेक्ट होता है। ऐसा नहीं कि 10 साल 5 साल का रिपीटर, 10 साल 5 साल का रिपीटर एकदम सेलेक्ट नहीं होता। आप ये कभी मत सोचिए कि रिपीटर है तो वो उसको ज़्यादा आता है। हाँ, ये बात सही है, कभी कभी नहीं काम करता, जो है कुछ ना कुछ इश्यूज हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे किसी कोई रिपीट कर रहा है 8 साल, कोई रिपीट कर रहा है 10 साल, तो ये बात समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं वो 8 9 10 साल से एक ही फॉर्मेट को कॉपी कर रहा है। वो ग्रो इसलिए नहीं कर पा रहा है, पिछले 8 साल से उसका पैटर्न पढ़ने का, उसे काम करने का तरीका सेम है, और इसीलिए वो बार बार फेलियर को फेस कर रहा है, सेम रिजल्ट रिपीट होता है।
से मान लो उसके 100 आ रहे हैं, 200 आ रहे हैं, तो वो अगली साल भी 210 215 के आसपास आएंगे। ठीक है, ऐसे ही वो एकदम स्टक है। तो रिपीटर से लड़ना आपके लिए आसान है। आपका असली मुकाबला किसी से है तो है फ्रेशर और फाउंडेशन के बच्चों से। ऑल इंडिया टॉपर हमेशा या तो फ्रेशर होता है या तो फाउंडेशन का होता है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि फला रिपीटर जो है टॉप कर गया। फला रिपीटर सेलेक्ट होता है, अच्छा नंबर लाता है, लेकिन टॉप नहीं करता। क्लियर है? क्योंकि उसके अंदर उसको जो है रिस्क कवर करना होता है। वो हमेशा अपने आप को रिस्क में लेकर के बैठता है। वो हमेशा ये सोचता है कि यार मेरा रिस्क ख़त्म हो जाए। और जो पहली बार तैयारी कर रहा होता है वो बहुत एनर्जी के साथ तैयारी करता है, और वो वो चीज़ पाने की कोशिश करता है जो वो डिज़र्व करता है। और रिपीटर ऑलरेडी फेलियर को जो है एक बार 2 बार देख चुका होता है, तो अब वो एकदम डरा हुआ है, उसका कॉन्फिडेंस कम है। कई बार ज़रूर किताब देखा है लेकिन उसको तैयार नहीं है। हमेशा आपका टक्कर, कड़ा टक्कर फाउंडेशन और फ्रेशर बच्चों से होगा, जो बोर्ड कर रहे होंगे, जो जस्ट बोर्ड पास करके आए हैं, 1 साल 2 साल तैयारी की है, 3 साल तक की तैयारी के अंदर के जो बच्चे हैं, असली खतरनाक वही बच्चे होते हैं। उसके बाद बच्चे बेकार हो जाते हैं। चौथी 5वीं साल से बच्चे जो है डर जाते हैं एकदम, पेपर का फोबिया होता है उनको पेपर को फेस करने का मन नहीं करता। वो हमेशा पढ़ते ज़रूर दिखेंगे, क्वेश्चन लगाते नहीं दिखेंगे। अक्सर तुम अब कई सारे बच्चों को देखोगे जो बहुत मेहनत तो करते हैं लेकिन क्वेश्चन ही देखना नहीं चाहते हैं। ये वो बात हो गई कि कबूतर आंखें बंद कर ले और उसको लगे कि दुनिया में अंधेरा हो गया। जब बिल्ली आती है तो कबूतर आंख बंद कर लेता है, तो सोचता अंधेरा हो गया, बिल्ली को हम दिखेंगे नहीं, और इस समय वो आसान शिकार बन जाता है। तो ये मत करिए। ठीक है, बोरान, एल्यूमिनियम, इंडियम, गैलियम, थैलियम। ठीक है, ये समझ में आ गया। डेंसिटी तो हमने बताया, ऊपर से नीचे जाओगे तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। चलिए, ऑक्सीडेशन का स्टेट का ट्रेंड बताओ जरा मुझे। ऑक्सीडेशन स्टेट का ट्रेंड कल ही हम लोग ने बात की थी। ऊपर से नीचे आएंगे तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होगी, घटेगी, और किसकी बढ़ेगी, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और एक एक चीज़ हमेशा याद रखना कि ये नहीं है लाइफ में, बल्कि ये एक लेसन है कि ये सारी चीज़ें जो आपने की उसने आपका नुकसान किया। तैयारी में इन फेलियर्स से सीखिए। हमेशा 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 आपके आसपास कोई बच्चा हो जो अनसक्सेसफुल रहा, आप उससे पूछोगे ना तो पहले तो वो बताएगा कि ये गलती थी, दूसरे की गलती बताता। जो इंसान फेलियर होता है, याद रखना, एक कहावत है जो मैंने खुद से बनाई, लूजर हैव एन एक्सक्यूज। हमेशा जो भी बच्चा फेलियर को फेस करता है और वो रिपीटेड फेलियर को फेस कर रहा है, तो वो हमेशा तुमको एक्सक्यूज़ देगा। अरे हमारी बुआ बीमार हो गई थी, हम 20 दिन उनके यहाँ थे, हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई, हमारे घर के में लाइट नहीं आती थी, हमारे पापा हमको ये सुविधा नहीं कराए, हमारे टीचर ये नहीं कराए। वो क्यों एक एक्सक्यूज, उसको अपनी कभी गलती नहीं दिखेगी, और ऐसा इंसान कभी सक्सेस नहीं होगा। देखो, लूज़र और फेलियर में डिफरेंस है। फेलियर वाला बच्चा अगर सिंसियर है और वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि गलती उसकी है, याद रखना, फेलियर वाला इंसान अगर सिंसियर है और अपनी सारी गलतियों को वो समझ रहा है कि वो उसने क्या गलतियां की, और आगे उसको इसने एक बात को मान लिया कि 1 साल वो जिल्लत झेलेगा, नो डाउट 1 साल वो अपने आप को साबित नहीं कर पाएगा। अगर वो वाकई में जो है, आप कह सकते हो कि वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वैल्यू करता हो, आप गलती करोगे, हारोगे, तो आपको जो फेलियर है ये 1 साल तक आपके साथ रहेगी, ये तय है। मतलब लोग आपको सीरियस नहीं लेंगे, लोग आपको कहेंगे कि भाई, आपको जो है अंडर एस्टिमेट करेंगे, लोग आपकी वैल्यू कम करेंगे, लोग आपसे में इंटरेस्ट शो कम करेंगे, ये सब चीज़ ओके है। जब आप हारते हो तब आपको अपने आप को रियलाइज़ करने का टाइम मिलता है। आप अपने साथ
ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाते हो। एक चीज़ फ़ायदा मिलती है फेलियर से कि आदमी खुद को टाइम देने लगता है, क्योंकि आप किसी से भी बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होते। जहाँ आपकी इज्जत नहीं होगी आपको ज़्यादा दिन मज़ा नहीं आएगा। याद रखिए, कभी भी अगर आपने कहीं पे भी होगा तो आपने अगर फेलियर फेस की होगी तो आपको आपको देखो, हमेशा लोगों को चार्म में रहना पसंद है, लोगों को ग्लैमर पसंद है। आपका दिमाग भी इसी तरीके से काम करता है। और जहाँ आपको ये दोनों ही चीज़ नहीं मिलेगी तो आप धीरे धीरे उनसे दूर होने लगोगे। यहीं पे आएगा आइसोलेशन। और ये जो आइसोलेशन है ये बीमारी नहीं है, ये कमी नहीं है, ये गलती नहीं है, ये मौका है। याद रखना, बच्चे हमेशा इसको ये इस तरह से सोचते हैं कि ये कहानी यहीं ख़त्म हो गई, अब मुझे लोग इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं, मुझमें लोग वैल्यू नहीं कर रहे हैं। नहीं, अब आपको ये एकांत मिल गया और आपके पास अपने लिए बहुत सारा समय हो गया, क्योंकि आपका दिमाग इस बात में आपका साथ दे रहा है कि यार ज़्यादा चिड़चिड़ में मत पड़ो, चुप मार के किनारे बैठो। अब जैसे इस मौके का नुकसान भी है फ़ायदा भी है। नुकसान ये है कि बच्चा इसको एक जो है पूरी ज़िंदगी की प्रॉब्लम समझ लेता है और अपने आप को डिप्रेस कर लेता है। अब ये इंसान बन गया लूज़र। दूसरा इंसान इसको कहेगा भैया अब एकांत है, अपने अपनी अपने ऊपर काम करो, अपने आप को टाइम दो। और ज़्यादा से ज़्यादा समय जब तुम खुद पे बिताओगे तो तुम धीरे धीरे अपने अंदर की प्रॉब्लम्स को देखने लगोगे कि यार क्या हो गया, क्या गलती हो गई थी। कभी कभी आप कोई चीज़ में बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, बाद में घर में बैठते हो तो यार मुझे ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था। पता है, जब आप उसी सेम चीज़ पे मंथन करते हो बैठ करके, यहीं से शुरू होता है आपकी स्ट्रैटेजी बनाना। आपका आपका जो है डिसिप्लिन यहीं से आने लगना। डिसिप्लिन बनाने का अच्छा मौका है, अपने आप के ऊपर रिसर्च करने का अच्छा मौका है। और इस टाइम पर तुम्हारी कोई असली मदद कर सकता है, वो है एक मेंटोर तो होना चाहिए। और मेंटोर हैज टू बी वेरी सेल्फलेस पर्सन, जिसका आपसे कोई एज सच फायदा नहीं है, लेकिन वो आपकी हेल्प कर सकता है। अब यहीं से उनसे डायरेक्शन लीजिए, अच्छे टीचर से कनेक्ट होइए। आपका फेलियर का रीज़न ही था कि आपने टीचर को टाइम नहीं दिया, टीचर की बातों को वैल्यू नहीं की। अच्छे टीचर से कनेक्ट करिए, अच्छे से टीचर को अपनी प्रॉब्लम बताइए और उस प्रॉब्लम को सेम डे ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। रोज़ एक नई प्रॉब्लम, रोज़ एक नया सोल्यूशन, रोज़ एक नई प्रॉब्लम, रोज़ एक नया सोल्यूशन। कैसे नहीं सक्सेस हो गए? कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी सोल्यूशन देती है तभी तो सक्सेसफुल होती है। प्रश्नोत्तर आपको सर्विसेज में सोल्यूशन ही तो दे रहा है सिलेक्शन के। हम आपको वही मंत्र तो दे रहे हैं जिससे तुम्हारा सिलेक्शन होगा, तभी तो आप यहाँ हो। तो सक्सेस क्वेश्चन से नहीं, सोल्यूशन से चलती है। और हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन खोजो। दिमाग ऐसा होना चाहिए कि प्रॉब्लम से डर नहीं लगता, इसका सोल्यूशन खोजना है जल्दी से। प्रॉब्लम तो काम का पार्ट है, प्रॉब्लम आएगी आएगी ज़रूर आएगी। अगर प्रॉब्लम नहीं आएगी तो दुनिया में तुमको लोग टॉपर की नज़रों से कैसे देखेंगे, तुम्हारी कहानियाँ कैसे बनेंगी, तुम्हारे लिए 10 लोग तुम्हारी बातें कैसे करेंगे। जो काम 10 नहीं कर पाएंगे वही तुम करोगे, तभी तो दुनिया तुमको जानेगी। तो करो ना, और यही एक टाइम है, मौका है। और इतनी सी नॉलेज से 100 चैप्टर 80, अब तो और कम हो गए, अब तो कहा 90 से भी कम चैप्टर हो गए, कहा 98 था, कहा 90 से भी कम हो गए। तो अब तो आपके पास और अच्छा मौका है। अब तो वैसे भी पेपर में लूज़र है, सेलेक्ट ही नहीं होगा, अब तो आप ही सेलेक्ट हो गए। पढ़िए मेहनत से, बहुत आराम से सिलेक्शन होगा। चलिए, ये टॉपिक भी हमारा हो गया, ठीक है। अब एक बात आती है, कई बार क्वेश्चन आता है कि जैसे बोरॉन है, कौन है? बोरॉन है। बोरॉन जो है अपनी कोवैलेंसी को, इसको कोवैलेंसी को 4 से ज़्यादा नहीं बढ़ा पाता। 4 के बियॉन्ड, जैसे आपने सुना होगा लाइक BOH4- ये सुना है ना, बोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड, H3BO3 सुना है, उसके उसी में ये क्या है, उसको जब आप और हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये बनाएगा BOH4-। अच्छा, यही तो है
इसीलिए तो यहाँ अच्छा ये है, मान लो मैं सिखा दे बता रहा हूँ, अभी पढ़ाऊँगा। ये है बोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड, और आपने करा दी इसकी क्या, हाइड्रोलिसिस। ये बन गया BOH का होल 4 माइनस और H प्लस साथ में निकल गया। अब ऐसा लगेगा इसका नाम तो बोरिक एसिड है ना, और नेचर भी एसिडिक है, लेकिन आपको विश्वास मानिए ये H प्लस इसका खुद का है या पानी से आया, तो ये वीक मोनोबेसिक एसिड है। क्या है, वीक मोनोबेसिक एसिड है। इसमें जो H प्लस आयन जरूर रिलीज कर रहा है, लेकिन अपना नहीं है, पानी का है। ठीक है, ये बल्कि ये तो OH आयन एक्सेप्टर है। क्या है, OH आयन एक्सेप्टर। चलो ठीक है, ये बात आप समझ गए। क्वेश्चन आता है कि बोरॉन अपनी कोवेलेंसी को 4 से ज़्यादा नहीं बढ़ा पाता, इसके पीछे का क्या कारण है। बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, किस से पीरियड से, सेकंड पीरियड से, 2s2 2p1, क्या कितने हो गए, 2p1 ना। अच्छा, क्या यहाँ पर वैकेंट d ऑर्बिटल है तो अपनी कोवेलेंसी बढ़ा पाएगा, नहीं। ठीक है, चलिए अब 4 तो बढ़ा लेगा ना। देखो 2s2 और ये देखो, अभी मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2p1 अभी एक तो यहाँ बढ़ा लिया, ये देखो ये हो गया 2s, ये देखो एक्साइटेड स्टेट बना रहा हूँ, एक यहाँ आ गया, एक तो यहाँ खुद से ये वाला उठ के यहाँ चला आया, ये वाला खाली है ना, लेकिन क्या यहाँ पर 2d है, क्या होता ही नहीं है। अब यहीं से कहानी देखना, एक OH आयन यहाँ आ गया, एक OH आयन यहाँ आ गया, एक OH आयन यहाँ आ गया, मतलब एक OH बन गया, 3 OH हो गया। अब ये चौथा OH कैसे बनेगा, तो देखो बोरॉन है, ये हो गया OH, ये हो गया OH और ये हो गया OH, कोई दिक्कत। ये तो H3BO3 बोरिक एसिड बना। बोरॉन की कोवेलेंसी 3 ही होती है, दिख गया ना यहाँ पे, 1 2 3 तो दिखा। अभी यहाँ पे एक P क्या है, वैकेंट है, वैकेंट 2pz है। तो यहीं पर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, और ये कितने हो गए, 6। कितने हो गए, कितने चाहिए स्टेबल होने के लिए, 8। कितने चाहिए, 8। डरो नहीं, डरने से नहीं होगा, ठीक, सीखो। इधर देखो, ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8। ठीक, मेरी तरफ देखो, डरो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये सब भी शुरू में कुछ नहीं आता था। सत्यम बताओ अपनी कहानी। हाँ, मेरी एक टांग नकली थी, मैं हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर था। ठीक है, सावन सर है, बहुत दयालु इंसान थे। चलो ठीक है, हाँ कोई ऐसा कुछ नहीं है, डरो नहीं, बल्कि इस पर काम करो। ठीक है, जो तुम्हें आज दिख रहा है उसको एक्सेप्ट करोगे तो उस पर काम करोगे, और जब तुम आंखें बंद कर लोगे तो तुम यहीं से यहीं तक रह जाओगे। ये अच्छी बात है कि तुमको पता चल रहा है कि तुमको ये चीज़ नहीं आती है, और सही समय पता चल गई। अभी 4-5 महीने आराम से मेहनत करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, जितना होगा करेंगे, अभी से हर दिन काम करेंगे, ये बात तय है। ठीक है, ये हो गया OH आयन। अब ये देखो, लो भैया बना दिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्या बना दिया, बना दिया, 2 हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। अब इस पूरे कंपाउंड को देखो, ऐसा लग रहा है BOH का होल 4 माइनस, यही तो बना, डन, बन गया। चलो, तो ये समझ में आ गया। अच्छा, अब बात आती है, तो अब मेरा क्वेश्चन है, एक तो ये बात समझ आए, तो रीज़न क्या लिखा है बताया मैंने, क्यों ये इसकी कोवेलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है। क्या नहीं है, क्या रीज़न है, वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है। चलो, अब एक बात आती है, जैसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जैसे इसमें से कौन सा पॉसिबल ही नहीं है, BF3 AlOH का होल 4 माइनस, BF4 माइनस, या BF6 माइनस, 1 2 3 4, कौन सा इसमें पॉसिबल नहीं है, तेज बोलो। आंसर आने के बाद भी धीमे बोलने का क्या मतलब है, आंसर इज 4। क्यों, क्योंकि 6 तो हो ही नहीं सकते, 4 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। समझ में, ये नीट का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, जैसे एक छोटा सा तुमसे बात पूछ लेता हूँ, मन कर रहा है मेरा। जैसे एक क्वेश्चन है, गैलियम जो है, गैलियम का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, हाई टेम्परेचर
थर्मोमेट्री में। कहाँ पर करते हैं? हाई टेम्परेचर थर्मोमेट्री, मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है उन जगहों पर हम गैलियम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जो है गैलियम अपने फिजिकल स्टेट में, किसमें? अपने फिजिकल स्टेट में कितनी रेंज तक रहता है? तो कहेंगे सर 303 डिग्री 303 केल्विन से लेकर के 2676 केल्विन तक इतना टेम्परेचर भी हो जाएगा, तभी भी गैलियम अपना फिजिकल स्टेट चेंज नहीं करेगा। यही रीज़न है कि गैलियम जो है बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर वाली जगहों पे जैसे मान लो कोयले की उसकी फैक्ट्री है, मेटल की जैसे एल्यूमिनियम की फैक्ट्री है, वहाँ बहुत टेम्परेचर है, लेकिन यार अब गर्म कर रहे हो, कितना गर्म कर रहे हो तुमको क्या पता? तो बंद कर दो बेटा। कितना गर्म कर रहे हो तुमको क्या पता? तो उसको पता करने के लिए कितना टेम्परेचर हो गया, किसका इस्तेमाल करते हैं? गैलियम थर्मोमेट्री, गैलियम के थर्मोमीटर्स का यूज़ करते हैं। अच्छा, एल्यूमिनियम अपनी वैलेंसी को, एल्यूमिनियम कैन एक्सपैंड इट्स वैलेंसी अप टू 6। कहाँ तक बढ़ा सकता है? अच्छा, एल्यूमिनियम किस पीरियड का एलिमेंट है? थर्ड। तो 3s2 3p1 3d0, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है ना? देखो ना, थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? अब तुमको सिखा दें? सिर्फ तुम ही बताएंगे, इन लोगों को बताएंगे, बेवकूफ़ है ये सब। ये देखो 3, जैसे कभी भी आंसर ना याद आए कि कितने मैक्सिमम किस शेल में इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, आंसर फॉर्मूला है 2n²। क्या है? अब जरा देखो n की वैल्यू रखो 3, n क्या बताता है? कौन सी शेल है, शेल नंबर। तो 2 × 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 2 जा 18। अच्छा, 18 होने के लिए कितने ऑर्बिटल चाहिए? तो कहेंगे 9 ऑर्बिटल चाहिए। 9 ऑर्बिटल देखते हैं, सबसे पहले s ले लो, s में 2 हो गया, 3s में एक ऑर्बिटल में, एक कमरे में बेटा कितने लोग रहते हैं? 2। तो इसी तरह एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। एक 3 BHK का कमरा है, 3p क्या है? 3 BHK के फ्लैट में कितने लोग रह सकते हैं? 6 रह सकते हैं। 3 बेडरूम है तो 6 लोग रह सकते हैं। तो 3p में 6 हो गया, और 3s में कितना हो गया? 1। कितने हो गए? 8 लोग हो गए। अभी बेटा 18 में कितने लोग बच गए? 10। तो यूज़ करोगे 3d। d इज़ 5 BHK फ्लैट। कितने बेडरूम का फ्लैट है? 5। कितने लोग रह सकते हैं? हो गया काम? हो गया। 10 6 2 18 हो गया। अच्छा, यहाँ पर रहने वाले एक इंसान है, इसके पास 3s2 3p1 और 3d0 है, मैक्सिमम अपनी वैलेंसी। अब इसके पास डी पूरा डी खाली है। क्या है? पूरा डी खाली है। एस में भर लेगा, पी में भर लेगा, बचे हुए को डी में भर देगा। तो इसकी मैक्सिमम हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d2। क्या होगी? अभी दिखाऊंगा। तो इसकी अपनी वैलेंसी कहाँ तक बढ़ा सकता है? 6 तक। ठीक है, समझ में आ गया? sp3d2 इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। ये बात समझ में आ गई? चलो अब कुछ और सिखा देता हूँ। जैसे अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, देखिए आगे वाले में है स्पेस, हाँ ये देखो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा हुआ है। अगर तुम ऊपर से नीचे जाओगे तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, और देखो B+3 Al+3 गैलियम+3 इंडियम+3 थैलियम+3, ऊपर से नीचे आओगे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होगी? घटेगी। और किसकी बढ़ रही है? +1 की। कोई दिक्कत? बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? बात क्लियर हो गई? नदीम बेटा वो सॉकेट लगाओ जरा, सॉकेट में वो लगा दो, प्लग। हो गया वहाँ पे? हाँ वाइट वाला बेटा। यहाँ तक समझ में आ गया? बोलो, लगा दिया आपने? ठीक, चलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखो यहाँ पे लिखा है कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़। क्या लिखा हुआ है? चलो तुमको कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिखा देते हैं। हालांकि यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी, मैं यहीं सिखा दूंगा, यहाँ सिखा देता हूँ। कुछ केमिकल रिएक्शन है। देखो ये हमारा एलिमेंट है। अब ये क्या हो सकता है? बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कुछ भी हो सकता है। अब यहीं से पूरी रिएक्शन ही सिखा देंगे। और ये जो एलिमेंट है, आपने इसका ट्रीटमेंट किया एयर के साथ। किसके साथ?
एयर में दो ही मेजर गैस है, या तो ऑक्सीजन या तो नाइट्रोजन। अगर ये नाइट्रोजन के साथ ये एलिमेंट रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? नाइट्राइड। क्या बनाते हैं? नाइट्राइड। उस मेटल का नाइट्राइड बनाते हैं। और यहाँ पर अगर क्या बना तो यह कहेंगे ऑक्साइड। जैसे अगर मैं बात करूँ B2O3 बनेगा। अगर यहाँ पे मैं 4 मोल बोरॉन ले लूँ, 3 मोल ऑक्सीजन ले लूँ, तो क्या बनेगा? 2 मोल्स ऑफ B2O3। दिस इज व्हाट इज दिस? इट इज बोरिक एनहाइड्राइड। क्या है? बोरिक एनहाइड्राइड। अच्छा, नॉन मेटल है ना, और नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक कि बेसिक? एसिडिक। तो देखो लिखा नहीं है क्या एसिडिक। लेकिन गैलियम, इंडियम, एल्यूमिनियम मेटल है, गैलियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम और गैलियम के जो ऑक्साइड है लाइक Ga2O3, Al2O3, कैसा नेचर होगा? एम्फोटेरिक। कैसा नेचर होगा? और इंडियम और थैलियम, क्या? इंडियम और थैलियम कैसा नेचर होगा? बेसिक। कैसा होगा? समझ में आया? ऊपर से नीचे जा रहे हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ घट रही है, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। अरे पहले एसिडिक था, फिर एम्फोटेरिक हो गया, फिर बेसिक हो गया। एम्फोटेरिक का मतलब क्या? एसिड से भी रिएक्ट कर जाए और बेस से भी रिएक्ट कर जाए। बात समझ में आ रही है? अब देखो बोरॉन जो है, आपने सुना है ये तो बहुत हार्ड होता है, हाँ, मतलब बहुत हार्ड, आपके सर जैसा। हाँ, सुना है कि नहीं? वो बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, यही सब सुनो। हाँ, कह रहे सर अप्रिशिएट करेंगे। ये मेरे पिताजी क्या किया करते थे, पहले हम लोगों को बिल्कुल कॉन्फिडेंस में ले लेते थे। अब जब वो नहीं बड़ी वाला सुना, तो इसी तरीके से आपके मेरे फादर क्या करते थे, आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस में ले लेते थे। और उसके बाद जब तुम थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाते थे, तुम सारे सच उगल देते थे। अब उसके बाद जो है फिर बुराइयाँ होती थी। हाँ, है ना, पूछते हैं लेकिन बताने का नहीं। ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म और एमॉर्फस फॉर्म दोनों होता है। तो अब एमॉर्फस फॉर्म जाहिर सी बात है, इसका सॉफ्ट नेचर होगा। अच्छा बताओ, पनीर का टुकड़ा देख लो और लोहे का टुकड़ा देख लो, लोहे की कितनी बड़ी रॉड तुम उठा सकते हो, और पनीर कितनी बड़ी लेंथ की पनीर उठा सकते हो क्या? थोड़ी, इतनी इतनी बड़ी पनीर भी उठाओगे तो टूटने लगेगी। इधर पकड़ोगे वो यहाँ से टूटने लगेगी, और यहाँ से वहाँ तक की रॉड उठा के इसे तुम फेंक दोगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो क्रिस्टलाइन में क्या होता है कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, और एमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है? शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। बात समझ में आ गई? ये बात क्लियर हो गई? ये बात क्लियर हो गई? ये बात क्लियर हो गई? क्रिस्टलाइन बोरॉन क्या होता है? अनरिएक्टिव होता है, जबकि एमॉर्फस वाला क्या होता है? सॉफ्ट होता है और रिएक्टिव होता है। क्या होता है? सॉफ्ट और रिएक्टिव होता है। अगर क्रिस्टलाइन फॉर्म है, जाहिर सी बात है पनीर का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा कि आयरन का? आयरन का। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, बहुत ही नॉन रिएक्टिव होते हैं, और जो है इसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अब आगे की बात आती है, नाइट्राइड वाला मैंने आपको सिखा ही दिया। ठीक है, अब कुछ ऑक्साइड को पढ़ लेते हैं। कौन कौन से ऑक्साइड हैं? जैसे, अरे पढ़ा तो दिया, ये यहीं पढ़ा दिया ना, एसिडिक, एम्फोटेरिक, और यहाँ पर क्या लिखोगे? इंडियम और थैलियम। लिखा है रिएक्शन विद वाटर। कह रहे हैं बोरॉन जो है वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता। एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इवन लो टेम्परेचर पर भी रिएक्ट कर जाता है, इवन मॉइस्ट एयर से भी रिएक्ट कर जाता है एल्यूमिनियम। ठीक है, गैलियम, इंडियम, थैलियम जो है बहुत ही कम रिएक्टिव होता है, और दे गेट अटैक्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ वाटर एंड ऑक्सीजन, मतलब मॉइस्ट एयर। कैसी? मॉइस्ट एयर। इंडिविजुअल रिएक्शन विद वाटर एंड ऑक्सीजन डज नॉट टेक्स प्लेस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया बेटा? हाँ, आप लौट चले, बहुत हो गया। मैं ठीक है, ये एलिमेंट है, और इसका रिएक्शन जब आप एक्वस HCl से कराओगे तो M+3 स्टेट अभी दिखाते हैं, लाइक MX3 या MX3, राइट। अगर मान लो वहाँ HCl लिखा है तो ये हो गया
जो है जो भी तुम्हारा कंपाउंड बने, ठीक है। इसी तरीके से जब ये बेस के साथ रिएक्ट करता है तो इसका मतलब ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, कुछ एलिमेंट एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहे हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहे हैं, लाइक NaAlO2 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। पढ़ा है कि नहीं, सुना है कि नहीं इसके बारे में? ठीक है, देखो लिखा है एल्यूमिनियम रिएक्ट विद बोथ मिनरल एसिड और एक्वस एल्कली, दोनों से रिएक्ट कर जा रहा है। एल्कली मतलब बेस, मतलब ग्रुप 1 की जो बेस होते हैं उनको क्या कहते हैं? एल्कलीज, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेसिक होते हैं, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इन सब की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं हेलोजन के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? EX3। क्या बनाते हैं? EX3। तो लिखा है कि BF3 जो है एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज बनी। जैसे मान लो यहाँ पर फ्लोरीन आ जाए तो BF3 बनेगा तो 6 ही इलेक्ट्रॉन तो होंगे, तो ये किसकी तरह बिहेव करेंगे? लुईस एसिड की तरह। अच्छा, लुईस एसिड कौन होते हैं? जिनमें 8 से कम हो, लेकिन कितना? 8 से 2 तक कम चलेगा, 6 से कम वाले लुईस एसिड में नहीं आते, मतलब 6 हो 2 ही कम हो खाली, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, कुछ जो है लिखा हुआ है एनामलस प्रॉपर्टी ऑफ बोरॉन, साइज स्मॉल होता है, हाई चार्ज डेंसिटी होती है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ d इलेक्ट्रॉन शो एनामलस behavior and it has high melting point, boiling point, form a covalent compound and show allotropism, behave as a typical non metal। typical मतलब एकदम बेहतरीन वाला नॉन मेटल, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, बोरैक्स के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? बोरैक्स, Na2B4O5OH का होल 4.8H2O। जरा इस बोरॉन को देखो तो यहाँ पर 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन आज यहाँ पे देखोगे तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 है और sp3 है। बात समझ में आ गई? चलो, बोरैक्स की कुछ रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोरैक्स जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब ये जो कैसा हो जाता है? बेसिक या एल्कलाइन सोल्यूशन बन जाता है और 4 मोल्स ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड बनता है। क्या बनता है? 4 मोल्स ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड, ठीक है। चलिए, तो एक बात हम लोग ने ये सीखी अभी तक पुराना, अगर मैं आपसे बात करूं तो बोरॉन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा था, एल्यूमिनियम कर रहा था, एक चीज़ ये सिखाई थी। और बोरॉन जो है, बोरॉन रिएक्ट किसके साथ करेगा? बोरॉन रिएक्ट करता है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ। किसके साथ? कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? ऑर्थोबोरिक एसिड, यही सेम चीज़ बनाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है बोरैक्स की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। मेटाबोरेट ऑफ मेनी ट्रांजिशन मेटल। अब देखो ये इंटरेस्टिंग बात है, जो भी मेटाबोरेट है अगर वो किसी ना किसी ट्रांजिशन मेटल क्या है, वहाँ पे कौन सा सेंट्रल मेटल आ गया? डी ब्लॉक का एलिमेंट। किसका? डी ब्लॉक के एलिमेंट को क्या कहते हैं? ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। जिंक, कैडमियम, मरकरी को छोड़ के बाकी सब क्या होते हैं? ट्रांजिशन, ठीक है। तो अच्छा, ट्रांजिशन मेटल डी ब्लॉक के एलिमेंट की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी क्या है? कलर देते थे। क्या देते थे? कलर देते थे। तो अलग अलग कलर शो करते थे। तो जैसे आपने सुना होगा सैफायर, रूबी, ये सब जेमस्टोन होते हैं ना जेमस्टोन। तो ये जेमस्टोन में किसकी इम्प्योरिटी होती है? इन्हीं ट्रांजिशन मेटल्स की, और इन्हीं ट्रांजिशन मेटल की इम्प्योरिटी की वजह से क्या आता है? कलर। अच्छा, जेमस्टोन होते क्या है एक्चुअली? इम्प्योर एल्यूमिना। क्या? इम्प्योर फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम ओर, दैट इज एल्यूमिना। और उसमें भी इम्प्योरिटी किसकी होती है? डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल्स की, ठीक है। चलिए, अच्छा एक बात समझिए, अभी एक बात यहाँ पे आप लोगों ने देखी थी कि जब ये हेलोजन के साथ रिएक्ट कर रहे थे, किसके साथ रिएक्ट कर रहे थे? हेलोजन के साथ जब ये रिएक्ट कर रहे थे तो ये बना था BH3, लाइक BF, मतलब मैं एक बात कह रहा हूँ, BF3, BCl3, BBr3, BI3, मैं एक बात कह रहा हूँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है BX3, GAX3, ALX3, सॉरी GAX3, INX3 और TLX3, ऐसा हो सकता है। ऊपर से नीचे जाएंगे, ऊपर से जब नीचे जाएंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी घटेगी, ठीक है। और आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि
लुईस एसिड कैरेक्टर भी घटेगा। क्या घटेगा? लुईस एसिड कैरेक्टर भी घटेगा, क्योंकि लुईस एसिड किसकी प्रॉपर्टी है? तो कहेंगे सर कोवैलेंट कंपाउंड की। क्या किसकी? तो ऊपर से नीचे जाएंगे, नॉन मेटल, मेटेलॉइड, मेटल, तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। क्यों? क्योंकि आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा। यही रीजन है कि लुईस एसिड कैरेक्टर भी घटेगा। क्या घटेगा? अच्छा, क्या बढ़ेगा? कहेंगे आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा। अच्छा, एक बात बताइए, बैक बॉन्डिंग की टेंडेंसी बढ़ेगी घटेगी? क्यों? क्योंकि लुईस एसिड कैरेक्टर घट रहा है, और बैक बॉन्डिंग किसमें होती है? होने के लिए क्या होना चाहिए? लुईस एसिड। ठीक है, बात समझ में आई? कुछ थोड़ा थोड़ा कुछ काम कर रहा है? चलो, धीरे धीरे ही आता है। अच्छा, एक बात बताओ, आप लोग ने कभी कभी AlCl3 को देखिए? इसको देखिए, AlCl3। आपने AlCl3 सुना है कि Al2Cl6 सुना है? कॉमनली दोनों ही सुना होगा। आप AlCl3 में बैक बॉन्डिंग नहीं होती। क्या होती है? डाइमेराइजेशन। क्या होता है? दिखा देते हैं। जैसे एल्यूमिनियम है, क्लोरीन है, क्लोरीन है और येलो क्लोरीन है, 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से एल्यूमिनियम है, क्लोरीन है, ठीक है, अब 8 हो गया कि नहीं? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 8 हो गया। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। 4 बॉन्ड में कितने? यहाँ भी 8 हो गया। स्टेबल हो गया। समझ में आ गया? ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं AlCl3 की हाइड्रोलिसिस करा दूं तो मुझे मिलेगा क्या? तो कहेंगे AlOH का होल थ्राइस और साथ में HCl। अब ये जो HCl के फ्यूम्स निकलेंगे, क्या निकलेंगे? HCl के फ्यूम्स निकलेंगे। ठीक है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड मैं 2 बार लिख रहा हूँ AlCl3। एक बार मैं यहाँ पर मीडिया इसको एनहाइड्रस स्टेट में ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? और एक बार मैं इसको एक्वस स्टेट में ले रहा हूँ। जब मैं AlCl3 को एनहाइड्रस कंडीशन में लेता हूँ तो इसका नेचर आता है कोवैलेंट, और एक्वस स्टेट में ये क्या होता है? आयनिक। क्या होता है? आयनिक। क्योंकि जो हाइड्रेशन एनर्जी है एल्यूमिनियम आयन की, इसकी इसकी जो वैल्यू है, इसका जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है, उसकी वैल्यू अब Al+3 का मतलब क्या हुआ होगा? तो कहेंगे सर 3 बार आयोनाइजेशन हुआ होगा। 3 बार इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो 3 बार आयोनाइजेशन, मतलब IE1, IE2 और IE3 तीनों की वैल्यू से भी ज़्यादा इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी है, जिसकी वजह से एक्व स्टेट में इसका नेचर कैसा होता है? आयोनिक। कैसा होता है? आयनिक। तो अगर आयनिक होगा तो इजीली कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? +3। बहुत आसानी से करेगा ना? ठीक है, चलिए अब बात आ रही थी ना, जरा तुम लोग से एक बात हुई थी कि जैसे यहाँ पर एक बात हम लोगों ने की थी, दिखा देता हूँ। ये सब जितनी भी बातें मैंने की हैं सब अपने आप में एक क्वेश्चन है। ठीक है, कहाँ पे गया पॉइंट? चलो एक दो रिएक्शन और पढ़ा दें, फिर सारे क्वेश्चन करा देंगे आज इस टॉपिक पे। ठीक है, बिल्कुल धैर्य से आप लोग पढ़िए, सारे रिएक्शन मैं सिखाऊंगा आपको। चलिए यहीं सिखा देते हैं पहले आप।
यहीं सिखा दे रहा हूँ इसी जगह पर। जैसे ट्राईवैलेंट कोवैलेंट मॉलिक्यूल, अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराएं, क्या कराएं, जैसे कोई ट्राईवैलेंट कोवैलेंट मॉलिक्यूल है मैं सीधे इसकी M+3 कंडीशन में डाल रहा हूँ और मैं करा रहा हूँ इसकी हाइड्रोलिसिस। पानी एक्सेस में लिया तो कई तरीके के हाइड्रोक्साइड वो बनेंगे, देखो जैसे MOH का होल 4 माइनस, कोई दिक्कत, ये तो बना ही था, अभी BOH H3BO4 किया ही था, हाँ अरे किया नहीं था क्या, BOH का होल 4 माइनस अभी तो कराया था कुछ देर पहले, और HN रिलीज हुआ था, पानी के साथ ही तो हुआ था। दूसरा है, दूसरा फॉर्म ऐसा बन सकता है MH2O का होल 6+3। तीसरा फॉर्म बन सकता है MH2O का होल ट्वाइस OH का होल 4 माइनस। अब मेरी बात को समझिएगा, ये 3 फॉर्म है कंपाउंड के, कितने फॉर्म है, इसमें से कौन सा क्या दे सकता है। अच्छा यहाँ पर देखोगे तो 4 OH लगे सेंट्रल मिडल से, ओम देखना 4 लगे, तो कौन सी हाइब्रिडेशन होगी, sp3। कोई दिक्कत, कोऑर्डिनेट कंपाउंड अगर तुमने पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यहाँ पे कितना है 6, तो हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3d2, क्या होगी, अपनी वैलेंसी को 6 तक एक्सीड कर सकता था। यही बात तो मैं पढ़ाया था, वही तो मैं ढूंढ रहा था, अभी बात लिखवाया था ना, उसमें ये भी बताया था अपनी कोवैलेंसी को बोरॉन को छोड़ के बाकी सब कहाँ तक एक्सीड कर सकते हैं, 6 तक। हाँ पढ़ाया था ना ये बात, अभी कुछ देर पहले बोला था मैंने, एल्यूमिनियम के लिए बताया था, लेकिन ये सबके लिए होता है बोरॉन को छोड़ के। और यहाँ पर भी देखो बेटा 2 है और 4 है, कितने बॉन्ड बनाएगा, 6, तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3d2। कोई दिक्कत, अब यहाँ पे तो सब देंगे, जितने भी एलिमेंट हैं सब देंगे, लाइक बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, सब के सब देंगे। ये हाइड्रोलिसिस होने के बाद ये कंपाउंड तो सब बनाएंगे। लेकिन अगर आप इसकी बात करते हैं तो बोरॉन को छोड़ करके कौन नहीं देगा, बोरॉन को छोड़ करके बाकी सब बनाएंगे, एक्सेप्ट बोरॉन ऑल विल फॉर्म। ठीक, यहाँ पर भी बात करते हैं तो यहाँ पर भी किसको छोड़ करके नहीं बनेगा, एक्सेप्ट बोरॉन, बाकी सब देंगे। हाँ घर गए बॉल बता रहे हैं, इसलिए मैं इन्वर्टेड कॉमन डाल देता हूँ। घर गए सब पता नहीं क्या बॉल पढ़ा दिए थे, क्रिकेट हो रहा था क्या, नहीं, बोरॉन को छोड़ के बाकी सब। हाँ एक बार ऐसे लिखवाया था एक बच्चे को 0 केल्विन, घर गया ओके बता रहा सबको, हाँ कह रहा ओके लिखवाए थे, इसलिए मैं ऐसे लिखवाता हूँ, हाँ 0 केल्विन। हर तरीके के बच्चे देखे, ये देखिए, हाँ सस्ता छपरी है, मतलब जिस ऐसा कोई रास्ते में रहा नहीं होगा जिसने इसको कुछ बोला नहीं होगा। हाँ सुनिए कि नहीं आप लोग ऐसी, और जब कभी भी आपने सुना होगा, जैसे जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है स्कूटी लेके गिर गया, या छोटी मतलब स्प्लेंडर लेके गिर गया, पैशन लेके गिर गया, तो आदमी को थोड़ा सा तरस आ जाता है, अरे गिर गया बेचारा। कोई KTM लेके गिर जाए, KTM लेके कोई गिर जाए तो पहले वो गाली खाता है, फिर उसकी मदद होती है। हाँ तो समझिए उस बात को। चलिए फाइन, मजाक अलग। अब बात आती है, जैसे क्वेश्चन आया, जैसे एक क्वेश्चन आया पिछली मतलब नीट में, कि इनमें से कौन सा कंपाउंड, इसमें से कौन से कंपाउंड में बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, क्या नहीं पॉसिबल है, बैक बॉन्डिंग। अच्छा और कुछ क्वेश्चन भी कर लेने, कहोगे सिर्फ पढ़ा ही रहे हैं क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, अभी कहेंगे 5 बज गया।
अरे तो क्या हो गया, कोई और क्लास तो है नहीं, कोई और सेशन तो है नहीं, आपके तो हो गए। चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो, इधर उधर नहीं, उधर इधर नहीं, इधर नहीं, इधर यहाँ पे देखो क्या है, बोरॉन इज नॉट फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कार्नेलाइट, हम लोग ने पढ़ा था, लास्ट क्लास में कराया भी था। इनमें से लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल एंड थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, एटॉमिक रेडियस के इंक्रीजिंग ऑर्डर बताइए। चलो एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम आते हैं, क्या होता है, एक एक्सेप्शन के साथ बढ़ता है, याद है क्या, डी, राइट आंसर इज डी। कौन बताया, बी तो नहीं बता दिए, डी नहीं, ये क्या, डी। ठीक है, बोरॉन देन गैलियम, गैलियम देन एल्यूमिनियम देन इंडियम देन थैलियम, यहाँ पर एक्सेप्शन था। दिस रीजन क्या था, पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन, याद है, एक बार लिखवा पढ़ाया है मैंने, ठीक है, हाँ बगल में थाल, ठीक है। बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज द डिसकंटिन्यूटी इन, अरे यार ये तो बहुत आसान है, मतलब हर बच्चा बता देगा, एल्यूमिनियम और गैलियम और इंडियम और थैलियम, आंसर इज बोथ। आता है, ये बात पढ़ा है, अनेशन थैल भी पढ़ा चुका हूँ ना, दो जगह एक्सेप्शन था, पढ़ाया था ना। चलिए एल्यूमिनियम गैलियम और इंडियम और थैलियम, अरे मैंने सिखाया भी था, बहुत बड़ा बड़ा डिफरेंस था उसमें, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये कोई क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, कौन कौन डर गया, सब डर गए। अगर मैं आपको आंसर दिखा दूंगा हंसते हंसते पागल हो जाओगे, इतना आसान। ये देखें ऑनलाइन वालों को आ रहा है कि नहीं, भैया लाइव में सबको समझ में आ रहा है, हाँ कहें सर हमसे बात कर लिया करिए, आफिया समझ में आ रहा है। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग को लग रहा होगा टफ है, नहीं कुछ, अरे यस सर। चल अरे यार बच्चों, अमोनिया के पास कितने इलेक्ट्रॉन, कहेंगे 8, है ना, दिख रहा है कि नहीं, दिखाओ तुमको, बेटा तुम्हारा नाम क्या है ना, नाम भूल जाता हूँ मैं, अखिलेश, ये देखो, दो दो चार, देखो तुम पूछे, अब देखो दूसरा पूछने लगा, कह रहे सर को मेरी याद तो आई, कौन है, मैसेज भेज रहा है, यस, अरे यस सर इज ओके, राइट, समझ आ रहा है मतलब, चलो फाइन, दिख गया। अब ये देखो BCl3, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 6 इलेक्ट्रॉन, अरे भैया कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दो, क्या बना दो, BCl3 के साथ कोऑर्डिनेट बनाया अमोनिया, लो हो गया, यही तो आंसर है। 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो गए, 6 थे, 2 इससे नहीं आ गया, ये देखो बेटा, ये दोनों यही दे रहा है, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, बोलो, तो बता रहे ना, कोऑर्डिनेट, हाँ, लेट जाओ कुछ देर में तुम, जिस हिसाब से तुम खिसक रहे हो बेटा, कुछ देर में तुम फ्लैट हो जाओगे, सही से बैठो, हाँ, जैसे बारात में आए हैं। बोरॉन ट्राइऑक्साइड, like that is B2O3, is acidic in nature and react with metal oxide, क्या बनाएगा बताइए, ठीक, चलिए मेटल बोरेट, सॉरी मेटल बोरेट, ये नहीं, क्या बनाएगा, मेटल बोरेट। चलिए ये देखो, अभी अभी यही क्वेश्चन किया है, BF3 इजली रिएक्ट विद द लुईस बेस, जैसे कि अमोनिया, टू कंप्लीट ऑक्टेट अराउंड बोरॉन, देखो भैया यही तो बन जाएगा, तो कौन सा आंसर सही है, BF3NH3 सही है, यार इसमें अंतर क्या है, BF3NH3, अच्छा ये कह रहा है कैसे एक्सप्रेस किया जा रहा है, यार ऐसे ही एक्सप्रेस करो, ठीक है, दो पहले वाले में भी कुछ अलग नहीं है, कैसा हम वो लगाएंगे, नहीं, राइट आंसर ये लगा लो, एरो, एरो का डायरेक्शन इज इम्पोर्टेंट, राइट। चलो अरे ये तो क्वेश्चन ही कराया था, क्या बनेगा, ऑर्थोबोरिक एसिड, क्या H3BO,
कितना मोल बनता है? 4 मोल, क्योंकि 4 बोरॉन है ना। कितना मोल बनेगा? 4 मोल। चलो अब तुम लोग को थोड़ा सा बोरैक्स पढ़ा रहे थे ना, बोला था कि बोरैक्स पढ़ा देंगे। लिखा है कि अगर हम बोरैक्स को हीट करें, किसको हीट करें? बोरैक्स को हीट करें, क्या बनेगा? बोरैक्स बीड। क्या बनेगा? बोरैक्स बीड। रिएक्शन सिखा दे क्या इसकी? किसी को सीखनी है? जिसको आती है तो बात अलग है, जिसको नहीं आती वो बताए। हाँ चलो पहले इसके पहले वाला देख लेते हैं। मैं आपको पूरा का पूरा जो है बोरैक्स की प्रिपरेशन ही सिखा देता हूँ। एक इसकी ही पेज पे आ जाते हैं, यहाँ पे सीख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आ गया ना बोरैक्स? चलो सबसे पहले हम लोग सीख ही लेते हैं बोरैक्स। लिखा है Na2B4O5OH का होल 4 डॉट 8H2O, या फिर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं Na2B4O7 डॉट 10H2O। दोनों ही तरीके से लिख सकते हैं। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। यहाँ पर 10 दिखता है लेकिन एक्चुअल में होता कितना है? 2। कितना होता है? 2। ठीक है। अब बात आती है कि बोरैक्स का जो एक्वा सोल्यूशन होता है वो कैसा होता है? तो कहेंगे सर बेसिक होता है। कैसा होता है? इसका जो एक्वस सोल्यूशन होता है वो कैसा होता है? तो कहेंगे सर बेसिक होता है। रीज़न क्या है इसके पीछे का? ड्यू टू एनायनिक हाइड्रोलिसिस। ड्यू टू एनायोनिक हाइड्रोलिसिस। अब बात आती है कि बोरैक्स में 4 बोरॉन है, तो कितने बोरॉन sp2 और कितने sp3? अभी तो सिखाया था 2 sp2 2 sp3 दिखाया था ना। दिखाया यार अभी बच्चों। चलो कल नहीं तुम फिर से सिखाओ, लो सीखो। हाँ क्या फीस दी है हमको? 2 बार बताओ। हाँ करी क्या? मैं तुम क्या करी? मैंने आधी फीस दी है। किसकी? हाँ नहीं फीस भी देते रहिए। आपने वो दहेज वाला वो सुना है? कहता है गाड़ी चाहिए तो कहते हैं कुछ लेंगे दहेज में। कहेंगे दहेज क्या? हम दहेज वहेज तो नहीं लेते हैं। देना चाहते हो तो गाड़ी दे दीजिए। कहते हैं फिर वो कहता है अच्छा करें कुछ तो पहले गाड़ी मांगता है। कहते फिर कहेगा गाड़ी दे, हम थोड़े चलाएंगे, वो तो आपकी बेटी चलाएगी, हम तो दिन भर ऑफिस में रहेंगे। फिर वो क्या धीरे से एसी मांग लेता है। कहता है एसी कौन सा हम इस्तेमाल करेंगे, आपकी बेटी इस्तेमाल करेगी, हम तो ऑफिस में रहेंगे। नहीं देखा? हाँ लेकिन आप लोग को लेना नहीं है। आदमी देख तो मना कर देना, कहे अगर तुम बहुत दहेज देने चाहोगे तो हम बेटी से शादी नहीं करेंगे तुम्हारे। मना कर देना। हाँ हाँ तुम यही तो हाँ मिलेगा, लोटा चम्मच मिलेगा, सब ले लोगे तुम। यार क्या बेटा, बेचारे माँ बाप, क्या बताएं आप लोगों को। लोटा उटा तुम हमसे ले जाना, मांगना मत। सारे तुम्हारे दोस्त ही सब इंतजाम कर देंगे बेटा। तो सोच के रखे हैं। देखो क्या हुआ कि जब आपने इसको स्ट्रांगली हीट किया तो इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हट गया। ठीक है। और क्या बचा? तो कहेंगे Na2B4O7। इसका मतलब क्या है? जितना पानी था सब निकल गया। तो ऐसी सिचुएशन क्या कहते हैं? एनहाइड्रस। क्या कहते हैं? एनहाइड्रस। अब इसी को कहते हैं एनहाइड्रस बोरैक्स ग्लास। क्या कहते हैं? एनहाइड्रस बोरैक्स ग्लास। चाहो तो रिएक्शन लिखते जाओ, रिएक्शन लिखनी चाहिए। अब क्या है? अब तुम इसको और हीट कर दोगे। क्या कर दोगे? और हीट कर दोगे। ये चीज़ सीख लो, ये आप करोगे तो आपको आएगा। रिएक्शन वगैरह लिख लिया करिए। यहाँ पे मिला आपको 2 चीज़, NaBO2, इसको कहते हैं सोडियम मेटाबोरेट। और साथ साथ में क्या मिलता है आपको? B2O3 दैट इज बोरिक एनहाइड्राइड। क्या मिला? बोरिक एनहाइड्राइड। ठीक है।
और इन दोनों को कॉमनली क्या कहते हैं? बोरैक्स बीड। क्या कहते हैं? तो बोरैक्स बीड समझ में आया? बोलो, जो वो क्वेश्चन था समझ में आया? स्ट्रांगली हीट किया तो क्या मिला? बोरैक्स बीड। बोरैक्स बीड किस किस चीज से मिला था? सोडियम मेटाएल्यूमिनेट बोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड। एक ही कम हो गया। हो गया? चलो, जैसे जैसे मान लो जो है सत्यम की भी नई नई शादी हो जाए। क्या? अब सत्यम की शादी हो गई। अरे मान लो यार, पार्टी मान लो मिल गई तुमको। सत्यम की शादी हो गई। अब सत्यम जो है, अच्छा तुम लोग ने अपने घर में देखा होगा, तुम्हारे पापा जो मम्मी का नाम लेके बुलाते हैं क्या? नहीं, मेरे पापा ऐसे बुलाते हैं, क्यों इधर आओ, हाँ क्यों जी ऐसे करके। रैंडमली एक आदमी नाम लेने से अवॉइड कतराता है। हाँ, तो ऐसे ही सत्यम है मान लो। तो सत्यम ने बोला, देखो सत्यम, सत्यम मतलब अब ये मत नहीं समझ से अपना बता रहे हैं। मैंने पहले बोला, क्यों ना, क्यों इधर आओ, ऐसे बोलते ना, क्यों कोई चीज लानी है क्या? तो ये कहीं जा रहे थे, मान लो सत्यम मार्केट जा रहे थे। क्यों कोई नई फरियाद। हाँ, यानी कुछ यही होता है ना, हमारे लिए क्या ही लाया आज तक। हैं, हम जो किया अपने लिए, क्या हमारे लिए क्या किया। ठीक है, एक, तो अगले अगले ने क्या बोला? एक येलो बिंदी। लगाते लगाते हो हैं कि नहीं आजकल लोग? ये आउटडेट हो गया फैशन है, बिंदी यहाँ पे लगाते हैं। अरे कहाँ बेटा, अच्छा है तुम नहीं देख रहे हो। तो चलो अभी एक बात समझो। ये जो बोरिक एनहाइड्राइड है, क्या है? जो बोरिक एनहाइड्राइड बना बोरैक्स बीड से, बोरैक्स बीड के दौरान बोरिक एनहाइड्राइड बना था B2O3। तो जो आपका बोरैक्स बीड में जो B2O3 है, वो ट्रांजिशन मेटल से रिएक्ट कर जाता है। किसके साथ रिएक्ट कर जाता है? ट्रांजिशन मेटल से रिएक्ट कर जाता है और स्पेसिफिक कलर देता है। जैसे जैसे मैग्नीज। क्या? मैग्नीज। मैग्नीज जो है कौन सा कलर देता है? अगर अगर जो बोरिक एनहाइड्राइड, जैसे लिख लो, चाहो तो ये लिख लो, इन बोरैक्स बीड बोरिक एनहाइड्राइड react with transition metal react with transition metal ion give specific color। तो उन्होंने बोला, मैंने पहले बोला, तो उन्होंने पहले बोला इस पर्पल और वॉयलेट। कौन सा कलर? अगर मैग्नीज की इम्प्योरिटी होगी, मैग्नीज से रिएक्ट करेगा तो कलर कौन सा आएगा? पर्पल या वायलेट। क्यों? दैट इज क्यूपरिक आयन के साथ अगर रिएक्ट करेगा, या कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा, या कोबाल्ट के साथ रिएक्ट करेगा तो ब्लू। और नहीं मतलब अगर मान लो निकल के साथ रिएक्ट किया तो कलर आएगा ब्राउन। और फरियाद दैट इज Fe+2 क्या आ गया? ग्रीन। ठीक है, तो किस बेटवा किससे फरियाद करते हो? बीवीजी से। किससे? बीवीजी से। ये कौन है? ठीक है, ब्राउन कलर बीवीजी। इनकी आंखें ब्लू है, कलर ब्राउन है और ग्रीन।
कोई बात नहीं बेटा। यहाँ पे देखो फरियाद, इक लिखा है, इक। यहाँ पे ये फेरस है, ये क्या होगा? फेरिक, फेरिक। और येलो बिंदी, ठीक है, बस समझ में आ गई। Fe+2 किस में? ग्रीन कलर में। Fe+3 येलो कलर देता है। बात समझ में आ गई। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो अब बात आती है कि इसका बोरैक्स का प्रिपरेशन सिखा दूं। ये तो केमिकल रिएक्शन मैंने सिखा दी, केमिकल प्रॉपर्टी। इसका प्रिपरेशन सिखा दूं कैसे बनता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप Na2CO3 और लेंगे क्या? ऑर्थोबोरिक एसिड। क्या बनेगा? Na2B4O7 प्लस H2 प्लस CO2, Ca2B6O11 के साथ रिएक्ट कराएंगे, मिलेगा Na2B4O7 प्लस CaCO3 प्लस NaBO2। व्हाट इज दिस? सोडियम मेटाबोरेट, सोडियम मेटाबोरेट, Ca2B6O11, ठीक है। चलिए, अच्छा बोरैक्स की क्या बेसिक प्रॉपर्टी थी कि बोरैक्स, अच्छा ये वाला बात बता दिए ना, मेटाबोरेट ट्रांजिशन मेटल के साथ रिएक्ट करता है, करेक्ट स्पेसिफिक कलर देता है, अभी सिखाया ना, ठीक है। अब जैसे इनकी क्या प्रॉपर्टी है, तो कहेंगे सर अगर मैं इनकी प्रॉपर्टी की बात करूं बोरैक्स की, तो ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है। क्या है? वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होते हैं, ठीक है। और कोल्ड वाटर में इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। और सॉल्युबल होते हैं किसमें? फेयरली सॉल्युबल किसमें होते हैं? हॉट वाटर में। इनका जो एक्वस सोल्यूशन होता है, अभी हम लोगों ने किया था, इनका जो एक्वस सोल्यूशन होता है वो क्या होता है? बेसिक होता है। क्या बना था? NaOH बना था, याद है? 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बना था। हो सकता है आगे लिखा हो, ये देखो ये बात लिखी है यहाँ पर कि ये हॉट वाटर से में तो सॉल्युबल होते हैं लेकिन उसमें इनसॉल्युबल होते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ाया है। हाँ ये देखो, ये पानी के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बेसिक हो जाते हैं कि नहीं? एक्वस सॉल्यूशन कैसा होता है इनका? बेसिक होता है। रीजन क्या है? एनायनिक हाइड्रोलिसिस। रीजन क्या है? एनायोनिक, रीजन क्या है? एनायनिक हाइड्रोलिसिस। चलिए, सीख गए अब तक? अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑर्थोबोरिक एसिड के बारे में। इसके बारे में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ अ वीक मोनो बेसिक एसिड। देखो बोरिक एसिड है और किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? दिस इज ऑर्थोबोरिक एसिड, पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है। क्या बना रहा है? BOH4- सिखाया ना, पहले सिखाया था। ये वाला सिखाया था कि नहीं सिखाया था? सिखाया ना। HN कहाँ से आया था? पानी से आया था। अरे हाँ नहीं बोलो तो मैं दोबारा बता दूँ। कोई दिक्कत? किया है ये अभी तो, कितनी बार किया। पहले ज्योमेट्री थी sp2, बाद में हो गई sp3। पहले प्लेनर था, अब क्या हो गया? टेट्राहेड्रल। और सोल्यूशन कैसा हो गया? एसिडिक। लेकिन ये अचान कहाँ से आया? पानी से। ठीक है,
और कुछ सिखा दें? चलो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन सिखा दें, कैसे बनाया जाता है। जैसे पहला तरीका है, लिख लो मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जैसे आप लिख लो, मैं तो आपको फिर से सिखा दूंगा, लेकिन आप लिखना चाहो तो लिख लो। जैसे अगर आप जो है, पहला तो वही है, बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस, जो ये ऊपर वाला है, ऑफ किसका, बोरैक्स, लाइक Na2B4O7.10H2O और एसिडिक मीडियम HCl, और यहाँ से क्या निकलेगा, H2O, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, पानी एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, तो क्या बना, H3BO3 और साथ में बना NaCl। ठीक है, ये क्या हो गया, ऑर्थोबोरिक एसिड बन गया। दूसरा क्या हो गया, दूसरा तरीका है, अब ये देखो, ये दूसरा तरीका देखना, यही वाला एक एग्जांपल है उसका, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एनी कंपाउंड ऑफ बोरॉन, लाइक B2H6, BX3, Bn का होल n, या B3N3H6, क्या है, इनऑर्गेनिक बेंजीन, याद है इसको क्या कहते हैं, बोराजीन, क्या कहते हैं, बोराजीन या बोराजोल कहते हैं। ठीक है, B3N3H6 कोई भी बोरॉन का कंपाउंड है, अगर आपने इनकी हाइड्रोलिसिस करा दी, क्या करा दी, हाइड्रोलिसिस करा दी, तो आपको क्या मिलेगा, अब इसे यहाँ पर B2H6 है, तो यहाँ पे मिलेगा BH3BO3 और साथ में मिलेगा H2, क्या निकला, हाइड्रोजन गैस। ये BX3 है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा तो H3BO3, एक तो यही वही मिलेगा, और साथ में मिलेगा ये 3X है ना, तो यहाँ पर 3 पानी के, तो HX मिलेगा, क्या मिलेगा, HX। यहाँ पर Bn है, Bn का होल n है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, H3BO3 और साथ में बनेगी अमोनिया गैस, और यहाँ पर B3N3, अरे यहाँ तो दोनों मिलेगा, अमोनिया बनेगी और हाइड्रोजन नहीं बनेगा। इधर इधर इधर, वहाँ कहाँ चले गए, H3BO3, और यहाँ नाइट्रोजन है तो अमोनिया बनेगी, हाँ, और हाइड्रोजन भी है तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन भी बनेगी। दिक्कत, सिखा दिया एक बहुत बड़ी सी बात, जो तुम्हारे रिएक्टेंट में एक्स्ट्रा चीज लिखी होगी बोरॉन के अलावा, वो बन रहा है। देखो नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो अमोनिया बन गया, हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन गैस बन गई। बात समझ में आ रही है, इससे कुछ सीखे, ये तरीका है, ऐसे थोड़े वहां बैठे याद करके बैठेंगे, इतना याद कर लोगे क्या, बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो अब देखो, यही बात, ये बात तो आपने सीख ली। अब बात आती है, इसको हीट करते हैं, इसको हीट करते हैं, ऑर्थोबोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड, हीटिंग इफेक्ट पड़ रहा है। अगर आप ऑर्थोबोरिक एसिड को हीट कर रहे हो 100 डिग्री सेल्सियस पे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकला पानी, बना क्या, HbO2, दैट इज मेटाबोरिक एसिड, क्या बना, मेटाबोरिक एसिड, और इसको आपने 160 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया, और इसको कुछ मत करिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 मोल पानी निकाल दीजिए, क्या निकाल दीजिए, 4 मोल पानी निकालिए, इसमें से 4 मोल पानी निकालिए, मतलब HbO2, अच्छा 1 मोल, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 1 मोल, इतना तो 4 है ही नहीं हाइड्रोजन, तो कहाँ से निकालोगे, HbO2 और HbO2, तो एक हाइड्रोजन निकाल दो, एक पानी निकालो, एक पानी निकाल दिया, बचा क्या, तो कहेंगे सर H2B4O7, ये तो बचा, देखो 2 2 4 2 6, और इसमें से एक ही तो निकलेगा, 2 ऑक्सीजन में से कितना ऑक्सीजन निकलेगा अखिलेश, एक तो बचेगा ना, एक तो 6 एक साथ हुआ, आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आसान है ना, दिखा रहा हूँ इसीलिए इसको तोड़ के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे तुमने 4 मोल ले लिया और 1 मोल पानी निकाल लिया, तो बन गया कि नहीं, और क्या बचा, ये हो गया, पानी निकल गया। आप लोगों ने वो पिक्चर देखी है, इसमें वो जॉगिंग ट्रक में अक्षय कुमार की एक पिक्चर थी, इसमें ट्रक के ऊपर दौड़ता था जॉगिंग करता, बॉस, हाँ
तो उसमें एक बार डायलॉग बोलते थे, अपने को क्या, अपने को बस पानी निकालना है। तो देखो ना, कब से पानी ही तो निकाल रहे हैं। या अपने को क्या, अपने को बस पानी निकालना है। ठीक है, क्या कर दिया? अरे ठंडी है, संभल के। स्ट्रांगली हीट। इस समय अगर आप हिल स्टेशन पे चले जाएं तो भूल करके भी पैसा बचाने के चक्कर में बिना गीजर वाला रूम मत ले लीजिएगा। हाँ? किसी भी हिल स्टेशन पे जाइए इस समय, तो गलती से भूल करके भी जो है क्या नहीं लेना है, बिना गीजर वाला तो होटल नहीं लेना है। बाथरूम जाना पहले देखना, गीजर चल रहा हो तभी पैसा देना, वरना मत देना। तुम पैसा बचाएगा, नहीं हम तो रह लेंगे। जम जाता है। मैं नहा रहा था पानी अब मैंने गीजर ऑन किया, वो थोड़ी देर गरम वरम किया, और वो मैं आधा नहाया तब से पानी, गरम पानी खत्म अब मैं एकदम ठंडा आ गया एकदम, मतलब अब वो बर्फ नहीं, पिघला हुआ बर्फ है वो। इतना ठंडा पानी, इतना ठंडा पानी कि मैंने आगे चल के 2-3 मग्गे के बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था हाँ, उसके बाद मैंने कहा अब हो गया। तो इस समय आप लोग बिल्कुल रिस्क मत लीजिएगा। अब हम लोग तो इंडियन है, अब वो टॉयलेट पेपर वाला सीन तो चलता नहीं आप विश्वास मानिए, अंदर से मन नहीं हो रहा होता तो कि हाथ धुले कि ना धुले अरे हाथ तो छोड़ो चलो ठीक है, क्या बना? क्या बना? 2 मोल बोरिक एनहाइड्राइड बना। ठीक है, समझ में आ गया? ये जो है इसका हीटिंग इफेक्ट है। आपने इधर से हीट करना शुरू किया और पहले 100 डिग्री सेल्सियस पर मेटाबोरिक एसिड बना, उसके बाद 160 डिग्री सेल्सियस पे टेट्राबोरिक एसिड बना, और स्ट्रांगली हीट किया तो क्या बना? बोरिक एनहाइड्राइड बना। क्या बना? बोरिक एनहाइड्राइड। हो गया? ये देखो, ये इन्होंने डायरेक्ट बना देखा है, यहाँ पर डायरेक्ट बोरिक एनहाइड्राइड है, देख रहे हो? बल्कि मैंने इसके बीच में टेट्राबोरिक एसिड भी बनाया है। 1 मोल और वाटर निकाला, इसको 4 मोल किया, और यहाँ पे मैंने H2B4O7 बनाया था, और इसके बाद मैंने इसको स्ट्रांगली हीट किया और फिर ये बना बोरिक एनहाइड्राइड। क्या है बेटा? चलो, ये है डाइबोरेन। क्या है? डाइबोरेन। हाँ, मुझे लग रहा है कि मजबूरी में बैठे हैं। यहाँ देखो, अच्छा एक बॉन्ड में एटलीस्ट कितने कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2। लेकिन यहाँ देखो, एक बॉन्ड 2 बॉन्ड बना है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 बस। और बॉन्ड बने 2। कितने सेंटर है? 1 सेंटर, 2 सेंटर और 3 सेंटर। 3 सेंटर, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, कितने? 1 और 2। और देखो, 1 सेंटर, 2 सेंटर, 2 सेंटर, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 2 सेंटर, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, कितने? 1 2 3 4। ये बनाना बॉन्ड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? बनाना बॉन्ड। हम B2H6 डाइबोरेन कहते हैं। हाँ, डाइबोरेन। चलो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा देते हैं, टॉपिक खत्म हो चुका है। बोरॉन फैमिली में कुछ बचा नहीं है, मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है। ठीक है, BF3+, अगर हम इसका ट्रीटमेंट लिथियम, अरे यार यहाँ पे आगे रिएक्शन लिखी है सारी, एक इस क्या करने मेहनत करूँ। ये देखो, BF3 का रिएक्शन अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करते हैं, क्या बनता है? देखो, रिडक्शन हो रहा है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है ना। क्या बनाया? डाइबोरेन। इसी तरीके से अब लैब मेथड क्या है? NaBH4 का ट्रीटमेंट जब हम आयोडीन के साथ कराते हैं तो हमको क्या मिलता है प्रोडक्ट? B2H6, दैट इज डाइबोरेन। इंडस्ट्रियल मेथड है ये। कौन सा मेथड है? इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्री में डाइबोरेन किस तरीके से बनता है? तो ये देखिए, यहाँ पर NaH BF3 और NaH का रिएक्शन कराया और हमको क्या मिला? अब यहाँ पर एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर जो बाई प्रोडक्ट है वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर NaF है, यहाँ पर देखो डाई हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ये सब ध्यान देना। ठीक है, अब बात आती है कि डाइबोरेन की कुछ खास बात है। इसकी पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये
एयर से रिएक्ट कर जाती है, किसके साथ? और इतनी तेजी से रिएक्ट करती है कि आग वाग लग जाती है, इट कैचेस फायर एंड गेट रिएक्ट विद द एयर। ठीक है, अब हुआ क्या, ये एयर का मतलब ऑक्सीजन, एयर का मतलब ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन वाली कोई रिएक्शन है क्या? ये तो एक्सप्लोसिव रिएक्शन है, मतलब इट कैचेस फायर, इतनी तेज होती है। तो क्या बनाया, B2O3 दैट इज बोरिक एनहाइड्राइड, और साथ में क्या बना, 3 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, अब -1976 किलो जूल पर मोल इतनी एनर्जी निकल रही है। ठीक है, अगर आप इसकी क्या कराइए, हाइड्रोलिसिस, क्या कराइए, हाइड्रोलिसिस, तो ये क्या बना रहा है, तो कहेंगे सर ये तो बना रहा है H3BO3, क्या बना रहा है, दैट इज ऑर्थोबोरिक एसिड, क्या बना रहा है, ऑर्थोबोरिक एसिड। ठीक है, अब डाईबोरेन का आप रिएक्शन कराइए अमोनिया के साथ, क्या बनाइए, कराइए अमोनिया के साथ, ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट है। ये देखो क्या बना, BH2NH3 का होल ट्वाइस प्लस BH4 माइनस, एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना। और जब आप इसको हीट करते हैं तो क्या बन गया, बोराजीन, या इसी को क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन, क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं, या फिर इसी को बोराजोल भी कहते हैं, बोराजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन या बोराजोल। सिखाया है कि नहीं ये, बोरॉन, नाइट्रोजन, बोरॉन, ये है हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन, ये है नाइट्रोजन, ये है बोरॉन, ये है नाइट्रोजन, ये बॉन्ड, हर जगह हाइड्रोजन लगा दो, बेंजीन जैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर लोन पेयर, और इसी तरीके से, अच्छा यहाँ पे बना देते हैं, गलती हो गई, एक छोटी सी गलती हो गई, मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, सही कर दे रहा हूँ। ये देखो, ये इधर आ रहा है, ये इधर जाएगा, ये है, और ये इधर आएगा, तो अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2, 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, इसी तरीके से 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, सबकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गई, ज्योमेट्री प्लेनर हो गई, और रेजोनेंस भी प्रेजेंट है, सारी चीज़ें प्रेजेंट है, मतलब ये क्या है, बेंजीन की तरह है। तो इसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड का बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन या बोराजोल या बोराजीन भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, बोलिए क्या, बोलो बेटा, चलो अब हम लोग ने, मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था, किसी को लेट तो नहीं हो रहा है, पढ़ने ही आए हैं, हाँ नहीं, यहाँ जाते समय पता चला भाई सर अभी जाना है वहाँ एक लोग के यहाँ न्यूज़पेपर बांटने, चाय पीने, नीचे कोई इंतजार कर रहा हो छोटे समोसे के यहाँ। एक दिन मेरे HOD सर थे हमारे, तो उनको पता था कि मेरा सेंटर चलता है यहाँ पे, तो हमसे कह रहे हैं कि सावंत तुम्हारे यहाँ पे समोसे बहुत अच्छे मिलते हैं। उनको पता है कि यहाँ समोसे अच्छे मिलते हैं, तो आप लोग, अच्छा ये आप बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, 10 रुपए में 3 देता है, एक तुम खाते होगे 2 दे लेते होगे, तुम्हारा मतलब परोपकार कर देते होगे। एक दिन कोई एक बच्चा बैठा था, कोई किसी को बताया होगा कि इतने बजे हम छूट जाते हैं, क्लास थोड़ी डिले हो गई, तो वहीं उसके यहाँ कोई इंतज़ार कर रहा था, उसका फ़ोन आ रहा था, 12 बज रहा था, हम कहे बेटा बता दो थोड़ी देर बाद छूटेंगे, तब तक तुम खरीदो, हाँ खाती रहो। ठीक है, हाँ, तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ खाता वाता चलने लगता है लड़कों का। अब एक बात समझिए कि जो क्या कहते हैं, सॉल्ट होता है, सॉल्ट क्या, तो जो ये ग्रुप 13 एलिमेंट है, इनका ये जो है, ये
डबल सॉल्ट भी बनाते हैं, नॉर्मल सॉल्ट तो बना ही रहे थे, इसके अलावा ये डबल सॉल्ट भी बनाते हैं, जैसे एलम। एलम में तुमने सुना भी होगा, लाइक K2SO4 का होल थराइस .24H2, पोटास एलम सुना है? अरे एलम फिट करी यार, दाढ़ी वाड़ी नहीं बनाने जाते हो क्या? हाँ सर, सबकी जाती नहीं, मेरी आती नहीं। ठीक है, आएगी, समय लगता है। हाँ, अभी बड़े हुए नहीं, दाढ़ी पहले आ जाए। नहीं नहीं, ना आए तो दिक्कत है बेटा, आने दो आने दो, कुछ चीज़ों को आने देना चाहिए। हाँ, लेट आए लेकिन आए। अच्छा, तुम क्या चाहते हो कि यहाँ पे तुम कोरियन बन जाओ? यार प्रशांत सर वो देखते हैं यार, वो कोरियन शो होता है कोई नेटफ्लिक्स पे, हाँ क्या कहते हैं, BTS। मैं आपको पर्सनली बताऊं, मतलब मैंने प्रशांत सर सारी मतलब इंग्लिश मूवीज देखेंगे हॉलीवुड वाली, हाँ कभी कभी चाइनीज देखने लगते हैं, कभी कोरियन देखने लगते हैं, मतलब उनकी भाषा में देख रहे हैं, ये भी नहीं कि हिंदी में देख रहे हैं, उन्हीं की लैंग्वेज देख रहा है। यार मेरा सीन तो ऐसा है रहता नहीं, मतलब मेरा पर्सनली ये है कि अगर मुझे हॉलीवुड मूवी भी देखनी है तो यार वो मेरे लैंग्वेज में हो, मतलब फील नहीं आता। मतलब मैं जो है पर्सनली उसको जो है हिंदी में देखना पसंद करता हूँ, तो वो फील एक अलग है। यहाँ सारी भाषा चल रही है। चलो पढ़े, जैसे ये एक एग्जांपल, जैसे ये तो हो गया तुम्हारा पोटाशियम। अब जैसे तुमने सुना होगा ब्लीचिंग पाउडर, देखा है, जानते हो? हाँ ये जानते हो, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, चलो ब्लीचिंग पाउडर से याद आया, कोई इसका वो बता दे। हाँ बताओ, तो क्या पूछ लिए केमिस्ट्री की क्लास में, क्या पूछ लिए? .XH2, CaOCl2 .XH2O, ठीक है, यही है आपका ब्लीचिंग पाउडर। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर और पोटाश एलम में कुछ अंतर है, जैसे ये है आपका डबल सॉल्ट, कौन सा सॉल्ट है? और ये वाला क्या है बेटवा? मिक्स्ड सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट? मिक्स्ड सॉल्ट। ठीक है, इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी बनता है। क्या होता है? सॉल्ट तीन तरीके के होते हैं, मिक्स, डबल और नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, मिक्स्ड सॉल्ट, डबल सॉल्ट। ठीक है, वो तो अलग अलग उसके ऊपर है। और क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, जैसे K4FeCN6, सुनते ही दिमाग में आता है क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं, जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। सही है, आंसर सही है, लेकिन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहते हैं इसको। ठीक है, तो जैसे एलम की बात करें, तो एलम का जो एक्वा सोल्यूशन है, एलम को अगर तुम पानी में डाल दो तो एलम का जो एक्वा सोल्यूशन है वो क्या होगा, बताए कोई? एसिडिक होगा ना। कैसा होगा? एसिडिक इन नेचर। ठीक है, और रीजन क्या है यहाँ पे? हाइड्रोलिसिस कैसी होगी? कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। कौन सी होगी? कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई। तो लगभग मैंने आपको लगभग हर चीज़ पढ़ा दी है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। लाइक अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा कि कुछ छूटा है। चलो एक बहुत कॉमन रिएक्शन देख लो। अरे क्वेश्चन भी तो कर लो, कितना टाइम हो रहा है? बस ना, अभी तो बहुत है। अब देखो, बोरैक्स का एक ही साथ कई सारे रिएक्शन कराते हैं। आपने कराया अमोनियम क्लोराइड के साथ, तो आपको मिला इसको। इसको बनाने का एक और तरीका है, ऐसा आप कर सकते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं, वो दिखाते हैं। बोरैक्स का ट्रीटमेंट आपने मान लीजिए किया था HCl या H2SO4 के साथ, तो आपको ऑर्थोबोरिक एसिड मिला था ना। मैं एक ही जगह सबको सिखा दे रहा हूँ, ऑर्थोबोरिक एसिड। और ऑर्थोबोरिक एसिड को आपने हीट किया था 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपको मिला था HbO2, दैट इज मेटाबोरिक एसिड। और आपने इसको किया था 160 डिग्री सेल्सियस पर, तो आपको मिला था H4B, H2B4 और जब आपने इसको स्ट्रांगली हीट किया था तो आपको मिला था B2O3, दैट इज बोरिक एनहाइड्राइड। या अगर मैं यहीं से डायरेक्ट करना चाहूँ तो स्ट्रांगली हीट कर दीजिए, क्या आपको मिल जाएगा? बोरिक एनहाइड्राइड।
अब बोरिक एनहाइड्राइड, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आपने इसका ट्रीटमेंट किया हैलोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन। कार्बन किसकी तरह बिहेव करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, और ये बनाएगा BX3, मतलब ऑक्सीजन का हटना इज रिडक्शन, ऑक्सीजन का हटना इज रिडक्शन। और साथ में मिलेगी 3 बार कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा यहाँ से। अगर मान लीजिए आपने इसका ट्रीटमेंट कर दिया, मान लीजिए इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम और पोटेशियम, तो यहाँ पर ये बन जाए, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? बोरॉन। और बोरॉन को अगर आप मान लीजिए आपने हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ डाई नाइट्रोजन, आपने वापस से क्या बना लिया? ठीक है, दिस इज इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। मैंने लगभग हर चीज़ कराने की कोशिश की, मुझे लगता है कि आपको सब कुछ समझ में आया। अखिलेश एंजॉय किए? चलिए, सेशन बढ़िया था, सबको समझ में आया। देखो एक बात ये देखो, यहाँ पर PHB बॉन्ड किसके किससे? ये कौन भाग रहा है? दिस इज 2 BHB बॉन्ड, BH BH BH, ज्योमेट्री क्या है? नॉन प्लेनर। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाला कौन से है? 2 बनाना बॉन्ड। और बचे हुए 4 क्या है? BH बॉन्ड, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। कितने? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। अरे क्वेश्चन तो कर लो, अभी तो टाइम है। ये वाला क्वेश्चन हम लोग ने किया था कितने बजे से? मेरी क्लास में तो आप लोगों ने कुछ लिखा नहीं है, एंजॉय ही किया है आप लोगों ने, ठीक है। बोरॉन इज एक्सट्रीमली हार्ड, देखो देखते जाओ, हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो डेंसिटी, बहुत ही लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। बोरॉन फाइबर का इस्तेमाल करते हैं, बुलेट प्रूफ वेस्ट। देखो ये सब पढ़ा है ताकि तुमको कभी बुलेट प्रूफ कुछ बनाना हो तो तुम्हारे काम आए। मान लो तुम्हारा मन करे एरोप्लेन बनाने का, तो एयरक्राफ्ट मटेरियल बनाने में भी काम आता है, ठीक है। बोरैक्स और बोरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं हीट रेजिस्टेंट ग्लास में बनाने के लिए, ग्लास वूल्स बनाने के लिए, फाइबर ग्लास बनाने के लिए। एल्यूमिनस के बारे में हम लोग बात ही की थी, सिल्वरी वाइट होता है, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थर्मल कंडक्टिविटी शो करता है, इसलिए इसको इंडस्ट्रियल और लाइफ में यूज़ करते हैं, और एवरीडे लाइफ में भी यूज़ करते हैं। इसका इस्तेमाल करते हैं पाइप, रॉड, वायर, फॉइल, एयरक्राफ्ट के पार्ट बनाने में। ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये भी हो गया। हाँ, क्या हो गया? हाँ, ये हो गया। ये बताओ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, मन नहीं लग रहा हो तो जाइए पानी वानी पी के आइए। ओके, हम तो गए जाने कह रहे हैं, नहीं। बोरेक्स को जब हम हीट करेंगे बंसन बर्नर फ्लेम के साथ, ठीक है, तो विद अ कंपाउंड एक्स इन अ लूप ऑन अ लूप ऑफ प्लैटिनम वायर, ब्लू कलर्ड बीड ऑफ कंपाउंड वाइज फॉर्म। वाओ, क्या क्वेश्चन है। अभी हम लोगों ने किया था, कोई एक निमोनिक्स पढ़ा था, जरा देखिए। हाँ, अरे गधो, पढ़ो तो, पढ़ो उसको, निमोनिक्स पढ़ो, क्वेश्चन का आंसर है। ब्लू कलर आएगा, देख लो। और ब्लू कलर आता है कॉपर और कोबाल्ट। जरा देखो कॉपर है क्या ऑप्शन में? नहीं है, नहीं है ना, तो कलर क्या आना चाहिए? किसके साथ रिएक्शन करेगा? कोबाल्ट के साथ, ये बनेगा दूसरा ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। चलो, ये x क्या होगा और y क्या होगा? क्या होगा? अरे यार, यही रिएक्शन लिखवाई, जरा देखो। ऑर्थोबोरिक एसिड की प्रिपरेशन पढ़ाई थी, लिखवाई थी, बाई एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरैक्स। देखो बोरैक्स है और एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराए हो, सोडियम क्लोराइड बना था और जो है ऑर्थोबोरिक एसिड बना था, एकदम एग्जैक्ट सेम रिएक्शन ही लिखवा दी है, ठीक है। तो x पूछा है, आपकी x के बारे में नहीं, इस x के बारे में। तो काश होती, आप लोग की है, थी भी कि नहीं x वैक्स दी? इतने सारी तो हो नहीं बेटा, एक तरफा ही सही, एक तरफा वाला भी था कभी। मेरे मेरे जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो 3rd क्लास में 2 लड़कियां थी मेरे बैच में,
हाँ, मतलब मुझे याद है आज भी। तो सुनो, तो मैं महर्षि में पढ़ता था, तो महर्षि, तो मुझे एक बारी, अरे मैंने अपने तरफ की बात कर रहा हूँ। हाँ, वहाँ से दो 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 यादें याद है मुझे। अब मैम का नाम नहीं याद आ रहा, इंग्लिश वाली मैम का भी नाम याद था अब तक, अब धीरे धीरे भूलने लगा हूँ। तो एक एक लड़की थी, उसका नाम था खुशी, और एक लड़की थी राशिका, मुझे आज भी याद है। और तब वो हाफ पैंट पहन के जाया करते थे। मैं अपने बैग में बॉटल चुरा के ले जाता था, दूध वाली। हाँ, मेरे मैम लोग हंसती थी, मुझे समझ नहीं आता था। अब मुझे समझ में आता है कि मैं दूध की बोतल लेके जाता था तो क्यों लोग हंसते थे। चलो अब मैं तुम्हें बताऊं, तो बात समझिए, मतलब मैं खुशी से दोस्ती करना चाहता था और राशिका मुझसे दोस्ती करना चाहती थी। ठीक नहीं, ये लव अभी था, लेकिन हाँ वो जो है अच्छी लड़की थी। पता नहीं क्या था, आज तक मुझे याद है वो। एक बारी शायद, मतलब उसके बाद तो स्कूल उसका अलग हो गया, मेरा अलग हो गया, और वो बात वहीं की वहीं रही। लेकिन उसकी मम्मी जो है, खुशी की मम्मी जो है, हमारे दूसरे स्कूल में पढ़ाने आई थी। ये बात मुझे पता चला था कि गीता मैम थी, देखो नाम भी याद आ गया, इंग्लिश की मैम थी हमारी, गीता मैम। तो वो मेरे दूसरे स्कूल में पढ़ाने आई, तो मैं उनको पहचान गया। तो मैंने उनसे बताया कि अरे मैम, हम तो, आप तो मुझे थर्ड में पढ़ाती थी। तो फिर ऐसी बात होने लगी, तो वो दूसरी एक मैम आई थी, और वो तो उनसे ऐसे पता चला, तो पता नहीं कैसे मुझे पता चल गया कि ये खुशी की मम्मी है। लेकिन मुझे लगा अब तो बहुत लेट हो गया, खुशी कोई और खुशी दे रहा है, ठीक है। हाँ, तो कुछ एक चक्कर में राशिका से भी दोस्ती नहीं हुई। तब मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आता था। बेचारी राशिका पेन ला करके दे देती थी, पेंसिल ला करके दिया करती थी, ये याद है। हाँ, मैं उसको थैंक यू नहीं बोलता। विच ऑफ द फॉलोइंग tetrahydroborate is are known as borohydride? The answer is sodium tetraborohydrate, lithium tetraborohydrate. The answer is both A and B. छोड़ो, ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। अब कुछ बात लिखी हुई है कि लिखा है कि some important compound boron, use of boron element, ग्रुप 14 इंक्लूड। अब देखो ग्रुप 14 शुरू हो गया, कार्बन फैमिली पढ़ना है क्या? इतनी मासूम बात तुम लोगों ने चेहरा बना के बोल लो कल पढ़ेंगे, कितने बजे से पढ़ रहे हो? चलो, थैंक यू।